गंगानगर गांव में महेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहता था। ये आधी रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी। उसी समय अचानक से महेश नींद से जागा। अरे ये क्या? तभी बिंदिया भी जाग उठी। अरे क्या हुआ आपको इतनी रात में? कोई सपना देख लिया क्या? अरे नहीं बिंदिया, बारिश आ रही है, मुझे अभी खेत पर जाना होगा। मैंने खेत में नाला नहीं बनाया था। अगर अभी नाला नहीं बनाया ना तो बारिश का पानी खेत में भर जाएगा और सारी फसल उगने से पहले ही खराब हो जाएगी। ये कहते हुए महेश पलंग से उठा और कुदाल अपने कंधे पर रख खेत की तरफ दौड़ पड़ा। अरे बारिश तो बहुत तेज आ रही है। उसने कुदाल चलाना शुरू की और नाला बनाने में लग गया। नाला बनाने में उसे कड़ी मेहनत लगी और आखिरकार बारिश का सारा पानी अब आराम से खेत से निकलने लगा। शुक्र है सही समय पर आँख खुल गई, वरना सारी मेहनत खराब हो जाती। ये कहकर वो वापस अपने घर पहुंचा। अरे आप तो बुरी तरह से भीग गए। अरे बिंदिया, ये तो पानी में भीगा हूँ। पूरे दिन जो धूप में काम करते हुए पसीनों से भीगता हूँ, क्या वो तुमने नहीं देखा? देखा है जी। एक किसान होना सच में बहुत ही मेहनत और जिम्मेदारी का काम है। बिंदिया ने उसको तौलिया दिया। महेश ने अपने बदन को पोंछा और कपड़े बदलकर सो गया। अगली सुबह राजमहल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। महाराज, अब तो ये बीज ही महारानी को बचा सकता है। वैद्य जी, हमने आपसे महारानी के इलाज के लिए कहा था। आप हमें ये बीज किस लिए दे रहे हैं? इस बीज से उगने वाला फल ही महारानी की तबीयत ठीक कर सकता है। लेकिन आप हमें वो फल ही क्यों नहीं दे देते? इस बीज से आपका क्या मतलब है? महाराज, ये बीज बोया तो हर जमीन पर जा सकता है, लेकिन इससे अंकुर नहीं फूट सकता। आप साफ साफ बोलिए कि आप कहना क्या चाहते हैं, हमें और मत घुमाइए। महाराज, इस बीज के जरिए एक पौधा बनेगा और उस पौधे में लगे फल को खाकर ही महारानी ठीक होंगी। लेकिन इस बीज से पौधा उगाना आसान कार्य नहीं है। इस बीज को बोया तो किसी भी जमीन पर जा सकता है, लेकिन इससे अंकुर नहीं फूटेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब इस बीज को किसी ऐसे किसान की जमीन में बोया जाए जो मन का साफ हो, जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो, उसके दिल में कभी किसी के लिए कुछ गलत भावना ना रही हो, जो एक ईमानदार इंसान हो, वो स्वभाव से शांत और मन से दयालु हो। सिर्फ ऐसे किसान की जमीन में इस बीज को बोने के बाद उसी किसान के जरिए इसकी देखभाल की जाए, तभी इस बीज से पौधा उग सकता है, तभी उसमें फल लगेगा और तभी महारानी उस फल को खाकर ठीक हो सकती हैं। ये सुनकर महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। मंत्री जी, आपकी इस विषय में क्या राय है? महाराज, इनाम पाने के लालच में कोई भी किसान अपने आप को सच्चा और ईमानदार बता सकता है। असल में इस तरह का किसान कौन है, ये पता लगाना तो वाकई में मुश्किल होगा। हम महाराज हैं, मुश्किल और नामुमकिन शब्द का उपयोग ना करें। आप जल्द ही ऐसे किसान की तलाश शुरू करें जो ईमानदार, सच्चा, दयालु और शांत स्वभाव का हो। हम और ज्यादा दिन महारानी को इस तरह नहीं देख सकते। इस समय महेश अपने खेत की तरफ ही जा रहा था, तभी गांव का सेठ करमचंद उसके सामने आया। अरे महेश, कहाँ जा रहे हो? बड़ी जल्दी में लग रहे हो। हाँ सेठ जी, बस खेतों पर ही जा रहा था। ओह अच्छा, खेतों पर जा रहे हो। मैंने पिछली बार तुमसे कुछ कहा था। हाँ सेठ जी, याद है जो आपने कहा था, लेकिन मैं मेरी जमीन नहीं बेच सकता। अरे मैं तुम्हें उसके अच्छे दाम दूंगा, तुम मानते क्यों नहीं हो? नहीं सेठ जी, मुझे नहीं बेचनी तो नहीं बेचनी, बस। ये कहकर महेश आगे बढ़ गया और सेठ करमचंद बस अपने दांतों को भींच कर रह गया। महेश खेतों पर गया और वहां जाकर उसने सुकून की एक सांस ली। चलो शुक्र है भगवान का कि खेत में कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा पानी आराम से निकल गया। उसी समय सेठ करमचंद भी अपने मुंशी के साथ वहां खड़ा हुआ था। इस महेश की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, मुझे किसी भी तरह से इसकी जमीन को अपनी तरफ लगाना है, मगर ये मानता ही नहीं। महेश रोजाना अपनी जमीन पर जाता और सिंचाई का काम करता। कई दिन गुजर गए।
आसपास की सभी जमीनों पर फसल उगना शुरू हो गई थी, लेकिन महेश की जमीन ज्यों की त्यों पड़ी हुई थी। ये क्या हुआ? मैंने तो अपना काम बड़ी मेहनत से किया था, फिर अभी तक फसल क्यों नहीं उगी? महेश बहुत परेशान हुआ और अपने घर पहुंचा। बिंदिया ने उसको पीने के लिए पानी दिया, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। अरे क्या हुआ आपको? इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मेरी जमीन पर अभी तक फसल नहीं उगी, जबकि मैंने सभी किसानों से ज्यादा मेहनत की है। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। हो सकता है इस बार आपकी फसल उगने में थोड़ा ज्यादा समय ले रही हो। कई दिनों इंतजार करने के बाद भी फसल नहीं उगी। अब महेश के हालात बहुत खराब हो चुके थे। एक दिन सेठ फिर से उसके पास आया। अरे महेश, कैसे हो तुम? सेठ जी, आप? तुम इतने दिनों से अपनी जमीन पर जाकर कमर तोड़ मेहनत कर रहे हो, तब भी उस पर फसल क्यों नहीं उग रही? सेठ जी, दरअसल ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस बार ऐसा क्यों हो रहा है। अरे तुम्हारी जमीन बंजर है, बंजर। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इसे मुझे बेच दो, लेकिन तुमको तो भूत सवार था। ज्यादा पैसे कमाने का लालच था, लालच। सेठ जी, मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। लालच उसे कहते हैं जो बिना मेहनत किए किसी चीज को पाने की लालसा की जाए, लेकिन मैंने तो कड़ी मेहनत की है। मेहनत के साथ धन के आने की प्रतीक्षा लालच नहीं होती। ठीक है, अगर जमीन बेचनी हो तो बता देना, वरना रहो भूखे और परेशान, मुझे क्या। ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया। आप इस सेठ की बातों पर ध्यान मत दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब तो बस एक ही डिब्बे में चावल बचे हैं। चलो शुक्र है ऊपर वाले का, यही बना देती हूँ। बिंदिया ने चावल बनाना शुरू किया। बेचारा महेश इतने सोच में ही डूबा रहा। उन्होंने खाना खाया और दोनों सोने के लिए बेड पर चले गए, लेकिन महेश की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ दिन और गुजर गए। आसपास के सभी खेतों में फसल लहलहा रही है, लेकिन मेरी जमीन अभी भी ऐसे ही पड़ी है। अगर मेरी जमीन बंजर हो चुकी है तो फिर मैं क्या करूंगा? कैसे जीऊंगा? अपना घर कैसे चलाऊंगा? अपने मन में कई तरह के सवाल लिए वो घर पहुंचा। क्या हुआ? क्या आज भी फसल नहीं होगी? हाँ बिंदिया, अब तो मेरी हिम्मत टूट चुकी है। जब जमीन ही बंजर हो चुकी है तो फिर इसके सहारे बैठना बेकार है। अब महेश ने कुछ सोचा और जमीन के दस्तावेज लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी। अरे महेश, आओ आओ बैठो, बोलो कैसे आना हुआ? आप मेरी जमीन खरीदने के लिए कह रहे थे ना, मैं उसे बेचने के लिए राजी हूँ। ओह अच्छा, ठीक है बेच दो, लेकिन मैं उसके सिर्फ तुम्हें 300 ही मुद्राएं दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? इतनी बड़ी जमीन के सिर्फ 300 मुद्राएं? उस समय ये जमीन एक उपजाऊ जमीन थी और अब ये एक बंजर जमीन है। अगर उस समय बेच देते तो ठीक दाम मिल जाते ना। अब तो मैं इसके 300 मुद्राओं से एक भी ज्यादा नहीं दे सकता भैया। अगर जमीन नहीं बेची तो और न जाने कितने दिन भूखे रहना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी, आप जमीन ले लीजिए। ये सुनकर सेठ मुंशी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने महेश से जमीन के दस्तावेज ले लिए। मुंशी जी, महेश को 300 मुद्राएं दे दीजिए। मुंशी ने महेश को मुद्राएं दी और महेश उन्हें लेकर अपने घर आया। बिंदिया, मैंने सेठ जी को जमीन बेच दी, पूरे 300 मुद्राओं में। ये आपने क्या किया, इतने कम दाम में? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महेश ने दरवाजा खोला तो सामने 2 सिपाही खड़े थे। तुम्हारा नाम महेश है? जी, मैं महेश ही हूँ। तुमको हमारे साथ चलना होगा, महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर महेश थोड़ा घबरा गया और बिंदिया की तरफ देखा। आप घबरा क्यों रहे हैं? जाकर बात कीजिए, महाराज ने आपको कैसे याद किया? महेश उसी समय सिपाहियों के साथ महाराज के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, यही महेश किसान है। महेश, तुम यहाँ हमारे सामने सिर्फ इसी वजह से खड़े हो क्योंकि तुम एक मेहनती, ईमानदार, हमेशा सच बोलने वाले, दूसरों का भला सोचने वाले और एक दरिया दिल इंसान हो। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा महाराज।
कि आपको मेरी जरूरत पड़ी। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? महेश, हमारी महारानी की तबीयत बहुत खराब है। उनका इलाज जिस पौधे के फल से हो सकता है, हमारे पास उसका बीज है, और उस बीज को सिर्फ तुम्हारे जैसे अच्छे और सच्चे किसान की जमीन में बोया जाएगा, और उसकी सिंचाई तुम्हारे द्वारा ही की जाएगी। तभी उसमें से पौधा उग सकता है। पौधा उगने के बाद उसमें लगे फल को खाकर ही महारानी ठीक होंगी। ये सुनकर महेश के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम तुमको ये बीज देंगे, और फिर इसको अपनी जमीन में बोना, उससे पौधे उगाना और पौधे से फल उगाना, ये सब काम तुमको करना है। ये सुनकर महेश ने मन ही मन सोचा, मेरी जमीन तो बंजर थी और मैंने तो उसे सेठ को बेच दिया। मंत्री जी, महेश को 1000 मुद्राएं दे दी जाएं। तभी मंत्री ने मुद्राओं की एक थैली महेश को थमा दी। इसमें पूरी 1000 मुद्राएं हैं। अगर तुमने सिंचाई का काम अच्छे से नहीं किया तो तुम्हारे धड़ से गर्दन अलग करने में हमें समय नहीं लगेगा। ये सुनकर महेश डर गया और उसने जल्दी से महाराज के हाथ से वो बीज ले लिया। अब तुम जा सकते हो। महेश अपने घर पहुंचा और वहां जाकर बिंदिया को सब कुछ बताया। आपने उस समय महाराज को बताया क्यों नहीं कि आपकी जमीन आपने सेठ को बेच दी है? महाराज के मुंह से गर्दन कटने वाली बात सुनकर मैं बहुत डर गया था बिंदिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूं। महेश पूरी तरह से चिंता में डूब गया था और कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहा था। और एक दिन मंत्री जी उसके घर पधारे। महेश, मुझे महाराज ने मुआयना करने भेजा है कि बीज से पौधा उगा है या नहीं। मुझे अपनी जमीन पर ले चलो। क्यों ना मैं इनको जमीन दिखा दूं। उस पर फसल तो वैसे भी नहीं उगती। जब ये खाली जमीन देखेंगे और तब सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा कि मेरी जमीन बंजर थी, इसलिए मैंने उसे सेठ को बेच दिया था। तब शायद मेरी गर्दन कटने से बच जाएगी। ठीक है मंत्री जी, चलिए। महेश मंत्री को साथ लिए अपनी जमीन पर पहुंचा, जो अब सेठ की हो चुकी थी। लेकिन उसको देखकर महेश भी हैरान रह गया। पूरी जमीन अच्छी तरह से फसल से भरी थी। ये कैसे हो सकता है? क्या ये कैसे हो सकता है? तुमने वो बीज कहाँ बोया था? मुझे वहां लेकर चलो। मंत्री जी, मैंने उस बीज को अभी तक नहीं बोया। क्या? लेकिन क्यों? उस बीज को क्यों नहीं बोया तुमने? दरअसल ये मेरी जमीन पहले हुआ करती थी, पर अब ये सेठ जी की है। पिछले महीने से इस पर कोई फसल नहीं उग रही थी। मैंने 2 बार इसमें बीज डाले और सिंचाई का काम भी किया, लेकिन फिर भी फसल नहीं उग पा रही थी, इसलिए मैंने इसे सेठ जी को बेच दी थी। लेकिन अब तो इस पर फसल लहलहा रही है। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है मंत्री जी। महेश, अगर इस बीज से पौधा नहीं उगा तो तुम्हारी गर्दन कटने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ। ये सुनकर महेश का दिल दहल उठा। मंत्री जी उसको छोड़कर चले गए, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बुरी तरह चल रही थी। वो उसी समय सेठ करमचंद की हवेली पहुंचा। सेठ जी, आपने मेरी जमीन को बंजर बताया था और उसे इतने कम दाम में खरीदा था, लेकिन अब तो उस पर फसल लहलहा रही है। जब तुमने ये जमीन बेची थी तो यह बंजर थी। अब फसल उग रही है तो वो मेरी किस्मत है, और अब वो तुम्हारी जमीन नहीं है महेश। उस पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इस बारे में सवाल करने का तुमको कोई हक नहीं है। सेठ ने महेश को अपने एक आदमी से धक्के मारकर अपनी हवेली से निकलवा दिया। इस सेठ ने जरूर मेरे साथ कोई साजिश की है। मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। महेश हवेली की एक खिड़की पर गया और छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सेठ जी, कहीं इस महेश को पता तो नहीं चल गया कि इसकी फसल उगने से पहले आप ही ने खराब की थी? बेवकूफ, ये बात गलती से भी जुबान पर मत लाना। महेश इस बात का कभी पता नहीं लगा पाएगा कि हम ही उसकी जमीन में वो औषधि डालते थे जिससे कि उसमें फसल ना उगे और बीजों में कीड़े लग जाएं। ये सुनकर महेश का सिर बुरी तरह चकराने लगा। अब मैं महाराज से ये भी नहीं कह सकता कि मेरी जमीन बंजर थी इसलिए मैंने बेची थी। अब तो मेरी गर्दन कटने से कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह बिंदिया जैसे ही नींद से जागी तो उसने अपने आप को अकेला पाया।
अरे ये कहाँ चले गए? उसने पूरे घर में देखा और बाहर निकलकर आसपास के लोगों से पूछा, क्या आपने इनको देखा है? नहीं, हमने तो महेश को नहीं देखा। कुछ ही देर में पूरे गांव में ये बात फैल गई कि महेश अपने घर में नहीं है। सेठ जी, आपने सुना? महेश अपने घर से गायब है। अरे तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, वो गायब हो या मर जाए। सेठ मंत्री से बात ही कर रहा था कि तभी बिंदिया कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंची। मेरे पति की मौत का जिम्मेदार यही सेठ है। अरे ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। तुमने मेरे पति की फसल खराब करके धोखे से उनकी जमीन कम दाम में खरीद ली थी। रात मेरे पति मुझसे यही बात कर रहे थे और वो बहुत रो भी रहे थे। उन्होंने खेती करने में कितनी मेहनत की थी। एक किसान की मेहनत खराब करने में तुमको जरा भी दया नहीं आई। तुम मुझ पे बेकार के इल्जाम लगा रही हो बिंदिया। और तुम्हारे पति की मौत कब हुई? अरे कहाँ है उसकी लाश? एक किसान मरने के बाद भी अपनी जमीन से जुड़ा होता है और वो जिंदा नहीं है तो उनकी आत्मा जरूर उनकी जमीन से जुड़ी होगी। ये सुनकर सेठ ने मुंशी की तरफ देखा और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बस हो गया, अब तुम अपने घर जा सकती हो। जा रही हूँ, लेकिन मेरे पति की आत्मा तुझसे बदला लेने जरूर आएगी सेठ, जरूर आएगी। ये कहकर बिंदिया सभी गांव वालों के साथ वहां से चली गई। उसी दिन की रात सेठ आराम से अपने घर में सो रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। सेठ, तूने मेरी जमीन छीनकर अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आवाज सुनकर अचानक सेठ की आंख खुल गई और उसने पाया कि वो और मुंशी अपने घर पर नहीं बल्कि खेत की जमीन पर सोए हैं। अरे सेठ जी, आप, हम दोनों यहाँ कैसे आए? हम तो अपने घर में सो रहे थे। तुमको यहाँ मेरी आत्मा लाई है। ये आवाज सुनकर दोनों ने उस तरफ देखा तो सामने से उनको महेश आता हुआ नजर आया, जिसके चेहरे पर अजीब सी सफेदी छाई हुई थी और वो बहुत ही भयानक लग रहा था। महेश? हाँ, मैं महेश की आत्मा हूँ। तुम लोगों ने मेरी जमीन छीनकर मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मुंशी और सेठ की घिघी बंध गई। हमें माफ कर दो महेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मैं तुमको मारे बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हारी वजह से मेरी जान गई थी। अब मेरी बीवी बेसहारा है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। नहीं महेश, तुम्हारी बीवी को हम सब कुछ दे देंगे। अब उसके खाने पीने का, रहने सहने का, अरे सारा कुछ मैं देखूंगा। ऐसे नहीं, तुमको महाराज के दरबार में जाकर अपना अपराध स्वीकार करना होगा। उसके बाद ही मैं तुमको जिंदा छोड़ सकता हूं, वरना नहीं महेश, हम ऐसा ही करेंगे। हमें बस आज रात तक का समय दो। ठीक है, दे दिया। सेठ और मुंशी उसी समय अपने घर को भागे और दोनों चादर में समाकर कांपने लगे। उन दोनों की हालत बहुत खराब थी। सुबह दरबार लगते ही दोनों महाराज के सामने हाजिर हुए। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज, वरना वो हमें मार देगा महाराज। कौन आपको मार देगा? कौन है आप? महाराज, मैं सेठ हूँ और ये है मेरा मुंशी। हमने किसान महेश की जमीन धोखेबाजी से कम दामों में खरीद ली थी। अब वो मर चुका है और उसकी आत्मा भटक रही है महाराज। उसकी आत्मा ने कहा है कि अगर हमने आपके सामने जाकर अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो वो हमें मार देगा महाराज। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। महाराज को बड़ा क्रोध आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? एक भोले भाले किसान की जमीन हड़प ली, उसे मरने पर मजबूर कर दिया। महाराज, आप हमें जो सजा देंगे दे दीजिए, और ये रहे उसके जमीन के दस्तावेज, ये हम आपको दे रहे हैं। आप उसकी पत्नी को दे दीजिएगा। ठीक है, वो दस्तावेज लाओ। दस्तावेज आते ही महाराज मुस्कुराए। सेठ और मुंशी को कुछ समझ नहीं आया। तभी एक तरफ से महेश और उसकी पत्नी सामने आए, जो अभी तक छिपे हुए थे। उन्हें देखकर मुंशी और सेठ
दोनों हैरान रह गए। अरे महेश, तुम जिंदा हो? अब महाराज और मंत्री समेत सभी दरबारी हंसने लगे। अरे ये सब क्या है? महेश एकदम ठीक है। उस रात जब इसको तुम्हारी धोखेबाजी के बारे में पता चला तो इसने मंत्री जी से मिलकर इन्हें सब कुछ बता दिया था। उसके बाद हमने बिंदिया और महेश के साथ मिलकर एक योजना बनाई। हमने महेश को आत्मा बनकर तुम्हें डराने को बोला। योजना काम कर गई और तुमने खुद आकर अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उम्मीद है तुमको पता चल गया कि किसी गरीब के साथ धोखेबाजी करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जी महाराज, मुझे पता चल गया, सब पता चल गया। आगे से किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा महाराज। मंत्री जी ने महेश को उसकी जमीन के दस्तावेज दे दिए। महेश, अब तो तुमको तुम्हारी जमीन मिल गई। अब तो तुम खुश हो ना? शुक्रिया महाराज। अब तुम जल्दी से उस बीज को बो दो। महारानी की तबीयत बहुत खराब है। जी महाराज। महेश ने बीज अपनी जमीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उससे एक पौधा उग गया। उस पौधे में एक फल उगा जिसे महारानी को खिला दिया गया और उसके बाद महारानी हमेशा के लिए अच्छी हो गई। वहीं महाराज ने इनाम के रूप में महेश को 1000 सोने की अशर्फियां भी दी, जिससे महेश को उसकी ईमानदारी और मेहनत का फल भी मिल गया।